हम लोगों का ये 12वां क्लास है और इसमें हम लोग जो है शुरू करने वाले थे अतः कर्तृत्व विसर्ग से। देखो, अतः कर्तृत्व विसर्ग जो है वो नदी के नवोन्मेष का परिचायक है। ठीक है, इसका निर्माण जो है नदी के निम्न कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में नदी के नवोन्मेष के कारण होता है। ठीक, यानी कि जब प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में निम्न कटाव द्वारा गहरे या सक्रिय विसर्ग का निर्माण होता है तो उसे अधः कर्तित विसर्ग कहते हैं। ठीक, प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में निम्न कटाव द्वारा गहरे तथा सक्रिय विसर्ग का निर्माण होता है, उसे अधः कर्तित विसर्ग कहा जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रथम अपरदन चक्र के समय निर्मित सामान्य विसर्गों का पुनर्युवन के फलस्वरूप निम्न कटाव द्वारा गहरे और सक्रिय विसर्गों में परिवर्तन होता है, जिन्हें अधः कर्तित विसर्ग कहते हैं। यानी अधः कर्तित विसर्ग नदी के नवोन्मेष का परिचायक है और इसका निर्माण नदी के निम्न कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में नदी के नवोन्मेष के कारण होता है। जब प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में निम्न कटाव द्वारा गहरे तथा सक्रिय विसर्ग का निर्माण होता है तो उसे अधः कर्तित विसर्ग कहते हैं। और विद्वान जो है अधः कर्तित विसर्ग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसके लिए जो है 5 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, विसर्ग के लिए शैल संस्तर यानी कि बेडरॉक में कटाव द्वारा निर्मित विसर्ग के लिए पांच शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि एक इंसिस्ड मेंडर्स, इसको जो है अधः कर्तित विसर्ग कहा जाता है। इंट्रेंच्ड मेंडर्स, इसको जो है गभीरीभूत विसर्ग कहा जाता है। एक जो है इंट्रेंच रहता है, इसको जो है इसे भी गभीरीभूत विसर्ग कहा जाता है। एक इनक्लोज्ड मेंडर्स होता है, इसको घिरा हुआ विसर्ग कहा जाता है। और एक जो है इनग्रोन मेंडर्स होता है, इसको अंतः कर्तित विसर्ग कहा जाता है।
देखो, इन शब्दों का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, परंतु जटिलता से बचने के लिए इनके सामान्य अर्थ की व्याख्या की जाती है। जैसे कि जो इनक्लोज्ड या इंसिस्ड विसर्ग है, उसका तात्पर्य होता है उस विसर्ग से होता है जो चट्टानी दीवारों से घिरे होते हैं, ठीक। और इस आधार पर इंसिस्ड या इनक्लोज्ड विसर्ग का प्रयोग समानार्थक शब्दावली के रूप में होता है, और हिंदी में इसके लिए अधःकर्तित शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। अधःकर्तित का अर्थ सामान्य रूप में पुराने विसर्ग के अंतर्गत निम्न कटाव द्वारा निर्मित विसर्ग से लिया जाता है। जैसे कि अधः मतलब जो है नीचे की ओर होता है, और कर्तित मतलब कटा हुआ होता है, ठीक। जैसे कि इनक्लोज्ड तथा इंसिस्ड विसर्गों को अधःकर्तित विसर्ग ही माना गया है। इस दोनों का अर्थ जो है समानार्थक के तौर पर होता है, और ये विसर्ग क्या होते हैं, ये विसर्ग जो है चट्टानी दीवारों से घिरे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आधा है, इसका अर्थ जो होता है नीचे की ओर, और कर्तित का अर्थ होता है कटा हुआ, ठीक है, कटा हुआ। ये दोनों विसर्ग जो है, ये विसर्ग चट्टानी दीवारों से घिरे होते हैं, ठीक। विसर्ग की अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के ढालों तथा किनारों के आधार पर अधःकर्तित विसर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया। एक जो है ऐसे विसर्ग होते हैं जिनके वक्र के दोनों ढाल समान हो, उसे गंभीरीभूत विसर्ग कहा जाता है। तो ऐसे विसर्ग जिनके वक्र के दोनों ढाल समान हो, उन्हें गंभीरीभूत विसर्ग कहा जाता है। और इसके लिए दो शब्द प्रयोग किया जाता है, इंट्रेंस्ड या फिर इंट्रेंस्ड मेन वर्स कहा जाता है। ये गहरे विसर्ग होते हैं। उसके बाद दूसरे श्रेणी में जो विसर्ग आते हैं, उसके दोनों किनारे के ढाल असम्मित होते हैं, ठीक। तो वे इसमें या ऐसे विसर्ग जिनके दोनों किनारों के ढाल असम्मित होते हैं, इनमें कटाव विसर्ग की तली में ना होकर वरन उनके किनारे वाली दीवारों में अंदर की ओर होता है। इन्हें अंतःकर्तित विसर्ग कहा जाता है।
इनग्रोन मेंढर कहते हैं। ठीक, देखो अधाकर्तित विसर्प जो है वो नदी के नवोन्मेष का परिचायक होता है। जैसे कि एक फिगर हम लोग बनाते हैं, वहाँ से कुछ समझ आएगा। जैसे कि ये जो है इस तरह का फिगर हम लोगों ने पहले बनाया था। ये इस तरह से जो है ये नदी है, ठीक है, इधर इस दिशा में ये बह रही है, इसको नदी कहा जाता है। ठीक, अब यही नदी जो है ऐसे हो जाती है। ठीक, ऐसे हो जाती है। लेकिन जब मेंढर का निर्माण होता है वो इस तरह से होता है। इसको जो है मियांडर कहते हैं। इसको इसी में जो है आगे जाके मियांडर जो है इस तरह से बदल जाता है और यहाँ पे जो है ऐसे वाली संरचना बन जाती है। ये लेक होता है और इसी को जो है गोखुर झील कहा जाता है। ठीक, ये होती है। और विसर्प हम लोग देखें ये गोखुर झील हो जाएगा। ये जो है निक्षेप हो जाएगा नदी का। ये जो निक्षेप है ये अपर्दित ढाल है। ये भी निक्षेप हो जाएगा। ठीक, ये नदी, इसको जो है चाप झील भी कहते हैं या गोखुर झील भी कहते हैं। ठीक, और इसको जो है विसर्प कहा जाता है। ठीक, ये था। अब हम लोग आगे देखते हैं विसर्प क्या हुआ कि अधाकर्तित विसर्प प्रथम अपवर्तक चक्र के समय निर्मित सामान्य विसर्प का
पुनर्यौवन के फलस्वरूप निम्न कटाव द्वारा गहरे और सक्रिय विसर्प में परिवर्तन होता है, जिसे अधःकर्तित विसर्प कहा जाता है। शैल संस्तर में कटाव द्वारा निर्मित विसर्प के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और ये 5 शब्द ये थे। इसमें से इनक्लोज और इंसीज विसर्प को जो है पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, इसको और इसको जो है पर्यायवाची माना जाता है। दोनों के लिए जो है एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो, इनक्लोज्ड और इंसीड विसर्प का तात्पर्य उस विसर्प से होना चाहिए जो कि चट्टानी दीवारों से घिरे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग जो है समानार्थक शब्दावली के तौर पर किया जाता है, और इसके लिए अधःकर्तित विसर्प का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है इंट्रेंच्ड और इंट्रेंच्ड, ठीक, इस दोनों के लिए, ठीक, यानी कि प्रथम श्रेणी में उन विसर्प को रखा जाएगा जिनके वक्र के दोनों ढाल प्रायः समान होंगे। इनके लिए गभीरीभूत विसर्प का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंट्रेंच्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग लेते हैं बेमेल विसर्प को। बेमेल विसर्प, इसको जो है मिसफिट या फिर अनफिट मेंडर भी कहा जाता है। देखो, एक विस्तृत नदी अपनी पौधा अवस्था में विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जिसमें उसके विसर्प भी अत्यधिक विस्तृत होते हैं। किसी कारणवश जब नदी में जल का आयतन कम हो जाता है तथा नदी सक्रिय हो जाती है, तो उसके द्वारा निर्मित विसर्प पहले की अपेक्षा कम चौड़े होते हैं। इस तरह नवीन विसर्प के वक्र की अर्धव्यास पहले विसर्प के चक्र की अर्धव्यास से छोटी रह जाती है। ऐसे विसर्प को बेमेल विसर्प कहते हैं, क्योंकि नवीन विसर्प प्रारंभिक विसर्प से पूर्णतः मेल नहीं खाता है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पौधा अवस्था में नदी के बाढ़ का मैदान बहुत विस्तृत होता है। इस समय नदी विसर्प भी बहुत विस्तृत होते हैं। यदि नदी में जल का आयतन कम हो जाए तो उसमें विसर्प भी छोटे हो जाते हैं। छोटे हो जाते हैं। इस नए विसर्प का चक्र या नए विसर्प का वक्र पुराने विसर्प के वक्र से मेल नहीं खाता है, अतः इसे बेमेल विसर्प कहते हैं। ठीक, पौधावस्था में नदी के बाढ़ का मैदान बहुत विस्तृत हो जाता है, और इस समय नदी विसर्प भी बहुत विस्तृत होते हैं। यदि नदी में जल का आयतन कम हो जाए तो विसर्प भी छोटे हो जाते हैं, और इस नए विसर्प का वक्र पुराने विसर्प के वक्र से मेल नहीं खाता है, इसीलिए इसे बेमेल विसर्प कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है पेनी प्लेन देखते हैं। इसको जो है संप्राय मैदान भी कहा जाता है। देखो, संप्राय मैदान का निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर की जाती है। इस समय क्षैतिज अपरदन और निक्षेप दोनों मिलकर
मैदान का निर्माण करते हैं। प्रतिरोधी सेलों के भाग आवर्तन अवशेष के रूप में यत्र तत्र सामान्य सतह के ऊपर दिखाई देते हैं, उसे मोनाड नॉक कहा जाता है। ठीक, तो सामान्य यानी संप्रदाय मैदान सामान्य अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का सूचक है। इस समय लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है, केवल क्षैतिज अपर्दन और अपक्षय होता है, जिससे स्थलखंड क्रमशः नीचे होता जाता है और नदी आधार तल प्राप्त कर लेने के उपरांत स्थलखंड आकृति विहीन संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। और संप्रदाय मैदान हेतु डेविस महोदय ने पेनी प्लेन और क्रिमने ने पेन प्लेन और किंग महोदय ने पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किया है। तो संप्रदाय मैदान सामान्य अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का सूचक है। इस समय लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है, केवल क्षैतिज अपर्दन वो अपक्षय होता है, जिससे स्थलखंड क्रमशः नीचे होता जाता है। नदी द्वारा धरातल या आधार तल, यहाँ पर लिखना सही रहेगा, नदी द्वारा आधार तल प्राप्त कर लेने के उपरांत स्थलखंड आकृति विहीन संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। ठीक, जैसे कि ये क्या है, संप्रदाय मैदान सामान्य अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का सूचक है। इस समय लंबवत अपर्दन जो है समाप्त हो जाता है, केवल क्षैतिज अपर्दन और अपक्षय होता है, जिससे स्थलखंड क्रमशः नीचे होता जाता है। नदी द्वारा आधार तल प्राप्त कर लेने के उपरांत स्थलखंड आकृतिविहीन संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। जैसे कि नदी शुरू में जो है, हम लोग 3 सिचुएशन देखेंगे नदी का। शुरू में नदी जो है वो लंबवत अपर्दन कर रही है। यहाँ पर जो है ये लंबवत अपर्दन कर रही है, फिर यही आगे जाके जो है क्षैतिज अपर्दन करने लग जाती है। क्षैतिज अपर्दन करने लग जाती है, फिर ये आगे जाके संप्रदाय मैदान में बदल जाएगी। ठीक है, संप्रदाय मैदान में बदल जाएगी। ठीक, इसके लिए जो है अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि डेविस महोदय ने इसके लिए पेनी प्लेन का प्रयोग किया है। ठीक, क्रीमने ने जो है वो पेन प्लेन का प्रयोग किया है। इसके अलावा किंग महोदय ने जो है इसे पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, संप्रदाय मैदान
सामान्य अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का सूचक है। इस समय लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है, केवल क्षैतिज अपर्दन व अपक्षय होता है, जिससे स्थलखंड क्रमशः नीचे होता जाता है। नदी द्वारा आधार तल प्राप्त कर लेने के उपरांत स्थलखंड आकृति विहीन संप्राय मैदान में बदल जाता है। ठीक, और संप्राय मैदान के लिए डेविस महोदय ने पेनी प्लेन, क्रीमने ने पेन प्लेन, किंग महोदय ने पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किया है। देखो, संप्राय मैदान का तात्पर्य ऐसी सतह से होता है जो निम्न उच्चावचों या तारंगित पृष्ठ युक्त होती है। ठीक, संप्राय मैदान का वास्तविक अर्थ जो है वो आकृति विहीन मैदान नहीं है, बल्कि यत्र तत्र जो है अपर्दन अवशेष आकृतियां पाई जाती है। ठीक, प्रतिरोधी शैलों के कुछ चट्टान, जिसको मैडनॉक या क्वेस्टा कहा जाता है, वो अपर्दन से बचे हुए स्थल जो है वो संप्राय मैदान में बचे हुए होते हैं। तो संप्राय मैदान का तात्पर्य ऐसी सतह से होता है जो निम्न उच्चावचों या तरंगित पृष्ठ युक्त होते हैं। संप्राय मैदान का वास्तविक अर्थ आकृति विहीन मैदान नहीं, वरन इसमें यत्र तत्र अपर्दन अवशेष या अपर्दन अवशेषी आकृतियां पाई जाती हैं। प्रतिरोधी शैलों के कुछ टीले जो मोनाड नाक तथा क्वेस्टा कहलाते हैं, अपर्दन से बचे स्थल रूप होते हैं। ठीक, संप्राय मैदान का तात्पर्य ऐसी सतह से होता है जो निम्न उच्चावचों या तरंगित पृष्ठयुक्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आकृति विहीन होता है, इसमें आकृतियां रहती है, यानी अपर्दन अवशेषी आकृतियां रहती है। ठीक है, इसको जो है अपर्दन अवशेषी को जो है इरोजन रिमेन्स भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आकृतियां जो है पाई जाती हैं। जो प्रतिरोधी सेल है इसके कुछ टीले पाए जाते हैं, जिसको मोनाड नॉक कहा जाता है या फिर क्वेस्टा कहा जाता है। ठीक, देखो, जो क्वेस्टा होता है ये अपर्दनात्मक टीले हैं, जिनके एक किनारे का ढाल लंबा तथा मंद तथा दूसरे किनारे का ढाल तीव्र या कभी कभी भृगु क्लीफ होता है। ठीक, जैसे कि
इसका एक ढाल जो है वो मंद ढाल है, ये मंद ढाल है, ठीक है। साथ ही लंबा ढाल भी कह सकते हैं। और ये जो है ये वाला ढाल दूसरा, ये तीव्र ढाल है, ठीक। तीव्र ढाल है। देखो कवेस्टा जो है वो अपरणात्मक टिले हैं जिसके एक किनारे का ढाल लंबा तथा मंद तथा दूसरे किनारे का ढाल तीव्र या कभी कभी भृगु होता है, ठीक। यहाँ पर जो है ना इसके शुरुआत में यहाँ पे जैसे कि इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये मुलायम चट्टान होता है। इसे ही जो है कवेस्टा कहा जाता है, ठीक। ये अपरदनात्मक टिले हैं जिसके एक किनारे का ढाल लंबा तथा मंद तथा दूसरे किनारे का ढाल तीव्र तथा कभी कभी भृगु होता है। अब हम लोग देखते हैं नदी का निक्षेपण कार्य देखेंगे कि निक्षेपण के कारण जो है नदी किस किस भू आकृति का निर्माण करती है, ठीक। तो निक्षेपण के कारण निर्मित भू आकृतियां, ठीक। तो नदी के निक्षेपण द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है जिसको रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं, ठीक है। जिसमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालू का पुलिन या बालू का तट, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, ये सारे आते हैं। तो इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक जो हम लोग जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु रख सकते हैं, ठीक। एक तरफ जो है हम लोग प्राकृतिक तटबंध रख सकते हैं, इसको हम लोग नेचुरल लिव्स कहते हैं। और एक तरफ हम लोग जो है नदी डेल्टा रख सकते हैं, ठीक। देखो नदी के निक्षेप द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है जिन्हें रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। इसमें कौन आता है, जैसे कि जलोढ़ पंख आएगा, जलोढ़ शंकु आएगा, बालू का पुलिन या बालू का तट, सैंड बैंक। इसके अलावा जो है प्राकृतिक तटबंध, या फिर प्राकृतिक बांध भी कहीं लिखा रहता है, ठीक है। इसको जो है कहीं कहीं पर प्राकृतिक बांध भी लिखा रहता है। एम्बैंकमेंट। इसके अलावा जो है बाढ़ का मैदान, इसके अलावा जो है डेल्टा।
ऐसे स्थलाकृति का निर्माण जो है नदी द्वारा होता है। इसमें हम लोग पहले जो है इन दोनों को एक साथ देखेंगे। तो हम लोग पहले लेते हैं जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु। ठीक, देखो नदी जब पर्वत से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है तब उसके ढाल में मतलब एकाएक से कमी आ जाती है और जिससे उसका परिवहन क्षमता जो है कम हो जाता है और इससे यह परिणाम निकलता है कि वह पर्वतीय ढाल के आधार या तलहटी में अपने बोझ को जमा कर देती है किनारे पर। और जब पर्वतीय ढाल जिससे नदी उतरती है, ठीक है, तीव्र होता है तथा नदी में जल की मात्रा कम और मलबा अधिक होता है। जब नदी द्वारा जमा मलबे का ढेल ऊंचा या ढाल वाला होता है उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। एक जैसे कि हम लोग एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो है उससे देखेंगे। ये जैसे पहाड़ पर्वत है, इससे जो है नदी उतर रही है। ये नदी जो है उतर रही है इस तरह से और यहाँ पर जो है वो जमा कर देगी अपना लाया हुआ सारा। इसी को जो है जलोढ़ शंकु कहा जाता है। ठीक, ये वाला एरिया जो है इसको हम लोग पहाड़ कह सकते हैं। ये नदियां हैं और यहाँ जो है इसका निक्षेप जमा हो जा रहा है, यानी कि इसका जो निक्षेप जमा होगा वो जो है कुछ इस तरह से जमा होता है। इसे जो है जलोढ़ शंकु कहा जाता है और एक जो है इस तरह से जमा होगा, इसको जलोढ़ पंख कहा जाएगा। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं नदी जब पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश
करती है तब उसके ढाल में अकस्मात कमी आने से परिवहन क्षमता कम हो जाती है। परिणामतः वह पर्वतीय ढाल के आधार वो तलहटी में अपने बोझ जमा करती है, अपने बोझ को जमा करती है। जब पर्वतीय ढाल जिससे नदी उतरती है तीव्र होता है तथा नदी में या नदी के जल की मात्रा कम और मलबा अधिक होता है, तब नदी द्वारा जमा मलबे का ढेर ऊंचा व ढाल वाला होता है। इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। ठीक, देखो नदी जब पर्वत से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है तब उसके ढाल में अचानक से कमी आ जाता है, जिससे उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है और वो जो है पर्वतीय ढाल के आधार यानी कि नीचे वाले भाग में तलहटी में अपने बोझ को जमा करने लगती है। लेकिन वहाँ पर क्या है, पर्वतीय ढाल जहाँ से नदी उतरी है वो ढाल तो तेज है, ठीक है, तो ऊपर से जो मलबा आएगा वो तेजी से आएगा, लेकिन अब नदी के जल की जो मात्रा है वो कम पड़ गई है और मलबा जो है वो अधिक हो गया है। तब क्या करेगी नदी जो है उस मलबे को जो है वो जमा कर देगी और वही जो मलबा जमा होता है वो धीरे धीरे ऊंचा और ढाल वाला बन जाता है, उसी को जलोढ़ शंकु कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत जलोढ़ पंख का निर्माण उस समय होता है इसके विपरीत जलोढ़ पंख का निर्माण उस समय होता है जब पर्वतीय ढाल कम तीव्र होता है तथा नदी में जल मलबे से अधिक होता है। तब नदी मलबा दूर तक फैल जाती है तथा मलबा जमाव का ढाल भी मंद होता है। नदी मलबा अर्धवृत्ताकार रूप में जमा होता है, इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक, इसको जो है जलोढ़ पंख कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पर्वतीय भाग है, इससे ऐसे नदी उतरती है, इसको थोड़ा ठीक भी मैं बनाने की कोशिश
मान लेते हैं ये ऊंचे ऊंचे जो है पर्वतीय भाग हैं, इससे ये जो है नदी उतर रही है, ये सारी जो है नदियाँ उतर रही हैं। ये पर्वतीय भाग ऊंचा भाग है, इससे नदियाँ उतर रही हैं। तो अंत में जो जमा होगा वो जो है इस तरह से जमा किया जाएगा। क्योंकि दूर तक इसका मलबा फैलेगा, ठीक, इसका मलबा ये है, ये मलबा जो है दूर तक फैला हुआ है, ठीक, इसी को जो है जलोढ़ पंख कहा जाता है। ये मलबा दूर तक फैला हुआ है, ठीक, इसी को जलोढ़ पंख कहा जाता है। जलोढ़ पंख जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो है गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, ठीक। तो जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख के चोटी या शीर्ष के पास नदी की शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। जलोढ़ पंख यहाँ पर पर्वत जलोढ़ पंख पर्वत के चोटी या शीर्ष के पास नदी की शाखाओं में बट जाती है और कुछ दूरी के बाद यह पंख की बजरी में लुप्त हो जाती है और काफी दूरी के पश्चात पुनः प्रकट होती है। इसे गुम्फित नदी कहते हैं, ठीक। जब नदी पर्वत से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है तब इसके ढाल में अकस्मात कमी आने से परिवहन क्षमता कम हो जाती है। परिणामतः वह पर्वतीय ढाल के आधार व तलहटी में अपने बोझ को जमा करने लगती है। जब पर्वतीय ढाल जिससे नदी उतरती है तीव्र होता है तथा नदी के जल की मात्रा कम और मलबा अधिक होता है तब नदी द्वारा जमा मलबे का ढेर ऊंचा और ढाल वाला होता है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। इसके विपरीत जलोढ़ पंख का निर्माण उस समय होता है जब पर्वतीय ढाल कम तीव्र होता है तथा नदी में जल मलबे से अधिक होता है। तब नदी मलबा दूर तक फैल जाती है और मलबा जमाव का ढाल भी मंद होता है। नदी मलबा अर्धवृत्ताकार रूप में जमा होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं और ये जो है अर्धवृत्ताकार है। जलोढ़ पंख के आपस में मिलने से गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख पर्वत के चोटी या शीर्ष के पास नदी की शाखाओं में बढ़ जाती है और कुछ दूरी के बाद यह पंख की बजरी में लुप्त हो जाती है और काफ़ी दूर के पश्चात पुनः प्रकट होती है, जिसको गुम्फित नदी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा दूसरा था वो था प्राकृतिक तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव द्वारा
बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई के या कम ऊंचाई वाले कटक यानी लो रिजेस के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। ठीक, सामान्यतः तटबंध नदी बाढ़ की रोकथाम करता है। ठीक, और ये टूटता है तो भयानक बाढ़ आ जाती है। जैसे कि इसका हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे ये नदी आ रही है कुछ इस तरह से। ठीक, ये नदी जो है आ रही है, इस तरह से नदी आ रही है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो है, इसके दोनों तरफ जो है इस तरह जो है मिट्टी वगैरह जमा हो गया दोनों तरफ। ठीक, दोनों तरफ मिट्टी जो जमा हो गया, इसी दोनों को जो है इसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक, ये सब बाढ़ का मैदान कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक तटबंध जब टूटेगा तो यहाँ पर जो है भयानक बाढ़ आ जाएगी। ये हमारा नदी है। ठीक, तो नदी के दोनों किनारों पर, ये दोनों किनारों पर जो है, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांधों को, जो कम ऊंचाई के कटक के समान होते हैं, उन्हें तटबंध कहते हैं। ठीक, और सामान्यतः तटबंध नदी बाढ़ की रोकथाम करता है, किंतु यदि ये अचानक टूट जाए तो भयानक बाढ़ का कारण भी बनता है। इसके अलावा जो तीसरा था हम लोगों का, वो था नदी डेल्टा। ठीक, रिवर डेल्टा। देखो नदी, इसको पहले लिख लेते हैं। नदी के वृद्धा अवस्था में नदी के मुहाने पर नदी डेल्टा एक महत्वपूर्ण भू आकृति है। डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। डेल्टा निर्माण हेतु
झील या सागर तट। और हम लोग जो है वैसी नदी का ही एग्जाम्पल लेंगे जो जाके समुद्र से मिल जाती है, उस तरह की। फिर उसमें देखेंगे वो किस तरह का डेल्टा का निर्माण करता है फिगर के माध्यम से। नदी मार्ग लंबा तथा नदी में जल पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा जलोढ़क सूक्ष्म तथा अधिक मात्रा में होना चाहिए। मुहाने के निकट नदी का वेग मंद होना चाहिए। मुहाने के निकट नदी का वेग मंद होना चाहिए। इसके अलावा नदी के मुहाने पर ज्वार अथवा तरंग अधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए। नदी के मुहाने पर ज्वार तथा तरंगे अधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक, हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। देखो क्या होता है कि नदी की वृद्धा अवस्था में, ठीक है, जब नदी महासागर से मिल रही होती है तो नदी की वृद्धा अवस्था में नदी के मुहाने पर नदी डेल्टा एक महत्वपूर्ण भू आकृति है। इसके निर्माण के लिए कुछ परिस्थितियाँ आवश्यक होती है, ठीक है, आवश्यक होती है कुछ परिस्थितियाँ, जैसे डेल्टा निर्माण हेतु झील या सागर तट आवश्यक है। नदी मार्ग लंबा तथा नदी में जल पर्याप्त होना चाहिए। जलोढ़क सूक्ष्म अथवा अधिक मात्रा में होना चाहिए। मुहाने के निकट नदी का वेग मंद होना चाहिए। नदी के मुहाने पर ज्वार या तरंगे अधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। डेल्टा कुछ इस तरह से ये बिखरा पड़ा रहता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे सागर है, ठीक है। सागर है और ये जो है, ये जो निकल रही है ये नदी है, ठीक। नदी गई है सागर से मिलने
और यहाँ पर जो है ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पर जो है ये नील नदी का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक, तो डेल्टा निर्माण है तो क्या क्या होना चाहिए? तो डेल्टा निर्माण है तो झील या सागर तट होना चाहिए, जो कि इस फिगर में है, हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है कि यहाँ पर जो है सागर तट है, सागर तट है। नदी का मार्ग लंबा है, दूसरा जो है नदी मार्ग लंबा होना चाहिए, नदी में पर्याप्त जल होने चाहिए। ये सब जल है, इसमें पानी है। ठीक, इसमें पानी है, पर्याप्त जल होना चाहिए। जलोढ़क सूक्ष्म एवं अधिक मात्रा में होने चाहिए। ये सब जो दिख रहा है ये सब जलोढ़क है, ये सूक्ष्म मात्रा में है और अधिक है। ठीक, मुहाने के निकट नदी का वेग मंद होना चाहिए और नदी के मुहाने पर ज्वार और तरंग अधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी से जो है डेल्टा का निर्माण होता है। हम लोग शॉर्ट में भी कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि ये नदी है, ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, इस तरफ ये जो है ये सब डेल्टा का निर्माण इस तरह से निक्षेप जमा हो जाएगा। ठीक, ये सब डेल्टा का निर्माण है। ठीक, बराबर बना सकते हैं। इस तरह से। ठीक, तो देखो सर्वप्रथम हेरोडोटस महोदय ने नील नदी के सर्वेक्षण कर नदी डेल्टा शब्द दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में या उपरोक्त परिस्थितियों होने पर सागर के किनारे नदी के जलोढ़कों का निक्षेप एक पंख के रूप में होने लगता है। इन पंखों के ऊपर बहती नदी के मार्ग में अवरोध होने के कारण वह कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इससे ग्रीक अक्षर डेल्टा यानी ऐसे डेल्टा जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे नदी डेल्टा कहते हैं। ठीक, नदी के वृद्धावस्था में नदी के मुहाने पर नदी डेल्टा एक महत्वपूर्ण भू आकृति है। डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक होती है। डेल्टा निर्माण हेतु झील या सागर तट, नदी मार्ग लंबा तथा नदी में जल पर्याप्त होना चाहिए, जलोढ़क सूक्ष्म तथा अधिक मात्रा में होना चाहिए, मुहाने के निकट नदी का वेग मंद होना चाहिए, नदी के मुहाने पर ज्वार अथवा तरंगे अधिक सक्रिय नहीं होने चाहिए। और हम लोगों ने यहाँ पे नील नदी का एग्जाम्पल देखा था। सर्वप्रथम हेरोडोटस महोदय ने नील नदी के सर्वेक्षण पर नदी डेल्टा शब्द दिया। उपरोक्त परिस्थितियों के होने पर सागर के किनारे नदी के जलोढ़कों का निक्षेप एक पंख के रूप में होने लगता है। इन पंखों के ऊपर बहती नदी के मार्ग में अवरोध होने के कारण वह कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे नदी डेल्टा कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डेल्टा का वर्गीकरण।
यहीं पर हम लोग देख लेते हैं डेल्टा का वर्गीकरण। ठीक, इसमें देखो आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण। जैसे कि एक चापाकार डेल्टा होता है, चापाकार डेल्टा। एक जो है पंजाकार डेल्टा होता है। ये कहीं कहीं पर जो है पक्षीपाद भी लिखा रहता है, पक्षीपाद डेल्टा, यानी इसको बर्ड फूट डेल्टा कहते हैं। एक जो है ज्वार नदमुख या ज्वार नदमुखी डेल्टा कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है रुंडित डेल्टा होता है। ट्रंकेटेड डेल्टा, पाली युक्त डेल्टा भी हो। ये सब जो है आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण है। इसको कहीं कहीं पर जो है छीनाकार डेल्टा भी लिखा जाता है। इसके अलावा जो है विस्तार के अनुसार डेल्टा का विभाजन। एक होता है वर्धमान डेल्टा, यानी ग्रोइंग डेल्टा। एक जो है अवरोधित डेल्टा होता है। ब्लॉक्ड डेल्टा। ठीक, हम लोग पहले देखते हैं चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा, ठीक। देखो इस जो चापाकार डेल्टा होता है उसका आकार जो है वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है। इसलिए जो कभी कभी इसको धनवाकार डेल्टा भी कहा जाता है। और इसका विस्तार जो है वो मध्य में सर्वाधिक होता है और दोनों किनारों की ओर जो है कम होता है। ठीक, तो इस डेल्टा का आकार वृत्त के चाप के समान होता है। इसे धनवाकार डेल्टा भी कहते हैं। ठीक, इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक, यानी जिस तरह से धनुष रहता है बीच में ज़्यादा, मध्य में सर्वाधिक होता है तथा दोनों किनारों की ओर यह कम होता जाता है। यह डेल्टा उस समय बनता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा निक्षेप बीच में अधिक होता है तथा किनारे के भाग सक्रिय होते हैं।
एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि खासतौर पर जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो इस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि हम लोग नील नदी ले सकते हैं, गंगा, ठीक है, सिंधु, ये सब जो है, इरावती, ये सब डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, तो चापाकार डेल्टा क्या होता है? तो इस डेल्टे का आकार वृत्त के चाप के समान होता है। इसे घनवाकार डेल्टा भी कहते हैं। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक तथा दोनों किनारों की ओर यह कम होता जाता है। यह डेल्टा उस समय बनता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा निक्षेप बीच में अधिक होता है तथा किनारे के भाग सक्रिय होते हैं। ठीक, चापाकार डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो नील नदी का डेल्टा माना जाता है। ठीक, चापाकार डेल्टा का निर्माण बले बले कणों वाले पदार्थों से होता है जिसमें बजरी, रेत, सिल्ट की अधिकता होती है। ठीक, इसके जैसे कि गंगा का डेल्टा हो गया, राइन डेल्टा हो गया, नाइजर डेल्टा हो गया, एलो डेल्टा जिसको हुआंगो डेल्टा कहा जाता है, इरावती डेल्टा हो गया, बोगला डेल्टा हो गया, सिंधु डेल्टा हो गया, ये सारे जो है चापाकार डेल्टा के उदाहरण हैं। चापाकार डेल्टा की नदियाँ गुम्फित होती है। ठीक, चापाकार डेल्टा जो है एक प्रगतिशील डेल्टा का भी उदाहरण है जो प्रतिवर्ष सागर की ओर बढ़ते जाता है और इसके बढ़ने की गति जो है अलग अलग डेल्टा में अलग अलग होती है। जैसे नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का वास्तविक उदाहरण है जो कि जो ग्रीक अक्षर होता है इस तरह से, ठीक है, इससे मिलता है, ऐसे, इससे जो है नील नदी का डेल्टा मिलता है। और इसी से प्रभावित होकर हेरोडोटस जो थे उन्होंने जो है नदी के मुहाने के निक्षेपात्मक स्थल रूप का नाम जो है डेल्टा रखा था, क्योंकि नील नदी का डेल्टा तट जो है उसके शीर्ष पर 320 किलोमीटर की लंबाई में सागर में विस्तृत है और वो जो है इस तरह के का निर्माण करती है, इस तरह के अक्षर का निर्माण करती है, इसलिए जो है इसका नाम जो है डेल्टा रखा गया। दूसरा जो हमारा है वो है पंजाकार या पक्षीपाद डेल्टा, ये बी हो जाएगा। इसको हम लोग पंजाकार या पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। ठीक, यह डेल्टा पक्षी के पैरों के समान होता है तथा इसका निर्माण बारीक कणों से होता है। ठीक, बारीक कणों से होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें मिसिसिपी का डेल्टा ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि मिसिसिपी नदी का डेल्टा जो है वो एक पक्षी के पैरों के समान है। जैसे कि अगर इस तरह से वो नदी आ रही है, ठीक है, तो एक इधर चला जाती है, फिर इधर से ऐसे आ रहा है तो एक जो है ऐसे चला जाएगा, इसके अलावा एक ऐसे चला जाता है, एक बीच में रहता है इस तरह से। ठीक, तो पक्षी का पैर भी अगर मान लो इसको ऐसे नाखून बना दिया जाए, ठीक, तो ये पक्षी के पैर के समान लगने लगता है। ठीक, तो इसलिए जो है इसको पक्षीपाद डेल्टा भी कहा जाता है। इसके तरफ एरिया जो है इस तरह से बिखरे हुए होते हैं।
ये नदी है। इधर जो हम लोग मैक्सिको की खाड़ी को देख सकते हैं, मैक्सिको की खाड़ी है। ये जो है ये मिसिसिपी नदी है। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये। ठीक है, तो ये मिसिसिपी, ये जो फिगर बना है वो मिसिसिपी नदी का पंजाकार डेल्टा है। एक मिसिसिपी नदी का इस तरह से बनता है, यानी इस डेल्टा, यह डेल्टा जो है पक्षी के पैरों के समान होता है। इसका निर्माण बारीक कणों से होता है। ठीक, जो अगला था हमारा वो है ज्वारनद मुख डेल्टा। ये सी नंबर हो जाएगा, ज्वारनद मुख डेल्टा, या कभी कभी इसको जो है ज्वारनद मुखी डेल्टा भी लिखा रहता है। ठीक? देखो, नदियों की एस्चुरी के भर जाने से निर्मित लंबे तथा सकरे डेल्टा को ज्वारनद मुखी डेल्टा कहा जाता है। नदी के उस मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है जो जलमग्न होता है और जहाँ पर सागरीय या ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थ को बहा कर ले जाती है। और ये मुहाना प्रायः चौड़ा होता है और इस मुहाने में नदियाँ अपने मलबा का निक्षेपण करके उसे भरने का प्रयास करती है, तो उसके फलस्वरूप एक लंबे किंतु सकरे डेल्टा का निर्माण होता है। इस तरह एस्चुरी के भरने से उत्पन्न डेल्टा को ज्वारनदमुखी डेल्टा कहा जाता है। ठीक, तो नदियों के ज्वारनद मुख के भर जाने से निर्मित लंबे और सकरे डेल्टा ज्वारनदमुख डेल्टा कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जो है ले सकते हैं, जैसे भारत में नर्मदा तथा तापी नदियाँ जो है इस तरह की डेल्टा बनाती है। ठीक, इसके अलावा जो है हम लोग हडसन नदी को ले सकते हैं, वो भी इस तरह का डेल्टा बनाती है। सेन नदी भी बनाती है। ठीक, मैकेंजी नदी भी जो है इस तरह की डेल्टा बनाती है। ठीक, इस तरह के डेल्टा में निमज्जित मिट्टी की सलाखाएं, बाढ़ के मैदान, दलदली भाग जो है मिलते हैं। ठीक, अब हमारा जो अगला है वो है रुंदित डेल्टा। रुंदित डेल्टा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार आदि में सागरीय लहरें परिवर्तन करती रहती है। कभी कभी ये लहरें डेल्टा को काटकर छांटकर उसे बहा ले जाती है। इस कारण डेल्टा कटे फटे रूप में रह जाते हैं और इस तरह के डेल्टा को जो है भग्नाकार या रुंदित डेल्टा कहा जाता है। ठीक, तो सागरीय लहरों द्वारा नदियों के डेल्टा को काटा छांटा जाता है। इस प्रकार कटे फटे डेल्टा को भग्नाकार या रुंदित डेल्टा कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अगला जो है वो हम लोगों का है पाली युक्त डेल्टा।
देखो, जब एक नदी की कई शाखाएं अलग अलग डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है और इनके विपरीत शाखाएं लोब यानी कि पाली के आकार में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। जो मुख्य नदी है उसकी अवरुद्ध गति वाले डेल्टा को छीनाकार डेल्टा कहा जाता है। तो जब एक नदी की कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती हैं तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है। इनके विपरीत शाखाएं लोब या पाली के आकार में डेल्टा का निर्माण करती है। इन्हें पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। मुख्य नदी की अवरुद्ध गति वाले डेल्टा को छीनाकार डेल्टा कहा जाता है। ठीक, जब नदी की कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है। इसके विपरीत शाखाएं लोब या पाली के आकार में डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। मुख्य नदी की अवरुद्ध गति वाले डेल्टा को छीनाकार डेल्टा कहा जाता है। जैसे कि इसकी आकृति जो है, जैसे कि ये मुख्य नदी है तो ये जो है कई शाखाओं में बढ़ जाएगी पहले। ठीक, कई शाखाओं में बटेगी, फिर जो है ये इस तरह से डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक, तो जो ये मुख्य नदी था बीच वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाने पड़ेगा क्योंकि इसका जो है निर्माण रुक जाता है। तो ये जो है मुख्य नदी था। ठीक, ये इसकी सहायक नदी थी। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं शाखाएं, लिख सकते हैं नदी की शाखाएं, नदी की शाखा, नदी की शाखा, ये नदी है। तो मुख्य नदी जो है वो इसका ये जो है आगे जाके इसका विकास अवरुद्ध हो गया, जबकि नदी की शाखाएं जो है वो डेल्टा का निर्माण करने लग गई। ठीक, तो यही जो है पाली आकार के डेल्टा का निर्माण है, इसलिए इसको पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। जब एक नदी कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती है, तो जैसे कि ये एक और ये दूसरा जो है अगल बगल डेल्टा का निर्माण कर रही है, तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है। इसका विस्तार रुक गया है, विस्तार रुक गया है। और इसके विपरीत शाखाएं लोब या पाली आकार में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे पाली युक्त डेल्टा कहा जाता है। फिर अगला जो हम लोगों का है, ये विस्तार के अनुसार डेल्टा का विभाजन है। इसमें पहला है वर्धमान डेल्टा। इसको हम लोग है, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, नहीं तो ये मैच कर जाएगा। वर्धमान डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा।
ठीक। जब कभी या जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो उसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। ठीक। वर्तमान समय की अधिकांश नदियों के डेल्टा प्रगतिशील ही हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है गंगा की डेल्टा हो गया, ठीक है, मिसिसिपी नदी की डेल्टा भी इसमें आएगी। ये सब जो है प्रगतिशील यानी कि वर्धमान डेल्टा है। ठीक, प्रगतिशील मतलब वर्धमान। इसके बाद जो है एक था अवरोधित डेल्टा था। ब्लॉक डेल्टा। ये क्या होता है कि जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसे अवरोधित डेल्टा कहते हैं। यह अवरोध सागरीय लहरों या धाराओं द्वारा उपस्थित हो सकता है। ठीक, जब डेल्टा का विस्तार रुक जाता है तो उसे अवरोधित डेल्टा कहते हैं। यह अवरोध सागरीय लहरों या धाराओं द्वारा उपस्थित हो सकता है। एक जो है परित्यक्त डेल्टा था। इसमें क्या होता है कि जब नदी अपने पहले डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह डेल्टा का निर्माण करती है तो पहले वाले डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जो है जो येल्लो नदी है जैसे कि हुआंगवो, ठीक है, या येल्लो नदी, वो जो है इस परित्यक्त डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, देखो हुआंगवो जो है अपने प्रारंभिक डेल्टा का निर्माण जो है ये शानटुंग प्रायद्वीप के दक्षिण में किया था। दक्षिण में ये प्रथम डेल्टा कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहला डेल्टा था। लेकिन इसका वर्तमान में जो है हुआंगवो नदी का डेल्टा जो है वो शानटुंग के उत्तर में है। ठीक, तो इस तरह से जो पहला वाला डेल्टा बच गया है उसको हम लोग परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पश्चिमी भाग। ठीक, ये जो है हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होती है। और जो हुगली नदी द्वारा प्रवाहित होती है यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पश्चिमी भाग वो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। ठीक, तो वर्धमान डेल्टा हो गया, अवरोधित डेल्टा हो गया।
ठीक, और एक जो है एक्स्ट्रा में परित्यक्त डेल्टा था। ठीक, इसमें हम लोग यहीं रखते हैं, हम लोगों का समय समाप्त हो गया है। ठीक, हम लोग जो है आगे जो हमारा क्लास 13वां होगा सर। ठीक, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे विसर्प क्या होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के विसर्पों पर चर्चा कीजिए। ठीक, इसके अलावा जो है नदी के विभिन्न अपरदनात्मक स्थल रूपों का विवरण दीजिए। ठीक, आगे हम लोग जो है आधार तल की संकल्पना शुरू करेंगे। जो हमारा जो है 13वां क्लास होगा उसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल शुरू करेंगे, आधार तल की संकल्पना। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।